मूवी की शुरुआत में हम कई लोगों को आसमान से गिरते हुए देखते हैं जो नीचे गिरकर मारे जा रहे होते, पर उनमें से कुछ लोग भाग्य से सीधा पानी में गिरकर बच जा रहे थे। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सब किसी तरह के युद्ध के बीच में, जिनके बीच हम डैन को भी देखते और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब इसके बाद हमें पूरे 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो दरअसल दिसंबर 2022 का समय होता है। यहाँ पर हम डैन को देखते जो अपनी बेटी मोरी के लिए कुछ तोहफे और सामान लेकर आया होता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। जहाँ फिर डैन की पत्नी एमी आती है जो उसे बताती कि तुम्हारे पिता जेम्स ने मोरी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक बर्थडे कार्ड भेजा है, पर इस कार्ड को डैन तुरंत फाड़कर फेंक देता है और एमी से कहता है कि हमें उस आदमी की अपनी जिंदगी में कोई भी जरूरत नहीं। जिस बात से हमें समझ आता है कि डैन अपने पिता से काफी ज्यादा नफरत करता है। अब इसके बाद जब डैन अपनी बेटी मोरी और पत्नी एमी के साथ टीवी पर चल रहा फुटबॉल मैच देखने लगता है, तभी उस फुटबॉल मैच के दौरान वहाँ पर अचानक से एक तेज रोशनी फैल जाती है जिसमें से कुछ हथियारों से लैस इंसान बाहर निकलते जिनकी लीडर का नाम लेफ्टिनेंट हार्ट होता है, जो आते ही दावा करते कि हम आज से 30 साल आगे भविष्य से आए जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध चल रहा है जिसमें दुनिया के सभी इंसान मारे जा रहे हैं और हम जिस चीज से युद्ध लड़ रहे वो हमसे कई ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उस समय इंसानों की कमी होने की वजह से हमें आप लोगों से मदद चाहिए ताकि आप और हम मिलकर इंसानियत को खत्म होने से बचा पाए। अब इस घटना के करीब 12 महीने बाद हमें बताया जाता है कि जब से सभी को भविष्य में चल रहे युद्ध के बारे में पता चला है तब से पूरी दुनिया की सरकारों ने आपस में हाथ मिला लिया। इसलिए हर हफ्ते मिलिट्री के साथ आम लोगों को भी भविष्य की इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा जा रहा है जहाँ पर उन्हें एक हफ्ते तक लड़ना होता है जिसके बाद उन्हें वापस बुला लिया जाता है। पर जितने भी लोग जाते हैं उनमें से सिर्फ 20% लोग ही वापस लौट पाते, जिस वजह से भविष्य के इस युद्ध को लेकर दुनिया के लोग दो गुट में बढ़ गए होते, जिनमें से एक गुट का मानना था कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस युद्ध में लड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरे गुट का मानना था कि अगर हमारा वर्तमान ही नहीं बचेगा तो हम भविष्य बचाकर क्या करेंगे। पर सरकार की तरफ से अब भी लोगों को भविष्य में भेजने का काम जारी था क्योंकि उनके हिसाब से भविष्य में इंसानियत को विलुप्त होने से बचाना जरूरी था। अब इसके बाद हमें डैन दिखाया जाता है जो एक स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा होता है क्योंकि वो वहाँ बायोलॉजी टीचर है। तभी हम देखते हैं कि क्लास में किसी भी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्योंकि सभी भविष्य को लेकर चिंतित है। इस पर अब डैन सभी बच्चों से कहता है कि ठीक है तुम लोग अगर पढ़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम लोग किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिस पर अब एक लड़का अपना हाथ उठाता है लेकिन डैन उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि वो लड़का हमेशा की तरह इस बार भी ज्वालामुखी से संबंधित सवाल करेगा। इसी बीच फिर डैन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे तुरंत पास ही के किसी रिसर्च सेंटर में पहुंचना है। इसलिए डैन तुरंत उस रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि इस बार भविष्य की लड़ाई पर जाने के लिए उसको चुना गया है। इसलिए वहां पहुंचते डैन के पूरे शरीर की जांच की जाती है और साथ ही उसकी कलाई में एक तरह का बैंड पहना दिया जाता है जिसके जरिए वहां मौजूद लेफ्टिनेंट हार्ट डैन के भूत और भविष्य के बारे में सब कुछ जान जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि डैन 10 साल पहले मिलिट्री में रह चुका है और साथ ही आज से करीब 7 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब अपनी मौत के बारे में जानकर डैन हार्ट से अपनी मौत का कारण पूछता है, पर लेफ्टिनेंट हार्ट उसे कुछ नहीं बताती लेकिन उससे कहती कि उसके पास बस 24 घंटे ताकि वो इस बारे में अपने परिवार को बता पाए। जिस दौरान वो उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने कहीं भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें इस बैंड में लगे ट्रैकर की मदद से ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम ऐसी कोई भी बेवकूफी ना करना क्योंकि तुम आसानी से इस बैंड को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारी नसों से जुड़ा हुआ है। अब डैन ये बात आकर अपनी पत्नी एमी से बताता है और उससे कहता है कि अब ना चाहते हुए भी मुझे इस जंग में शामिल होना होगा क्योंकि इस बैंड के चलते मैं कहीं भी नहीं भाग सकता। इस पर अब एमी डैन से कहती है कि एक बार तुम जाकर अपने पिता से मिलो क्योंकि एक वही है जो इस बैंड को तुम्हारे हाथ से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसलिए अब डैन को आखिरकार अपने पिता जेम्स के पास जाना ही पड़ता है जहाँ हम देखते हैं कि जेम्स अपने एक बड़े से गैराज में कई सारे प्लेन्स और बाकी चीजें बनाता रहता है। शायद इसीलिए एमी ने डैन को जेम्स के पास भेजा था। अब जेम्स उस बैंड को देखकर बताता है कि वो उस बैंड को निकाल तो देगा लेकिन इसमें उसे कुछ समय लगेगा, इसलिए वो तुरंत उस बैंड को निकालने का काम शुरू कर देता है। जिस दौरान दोनों की बातों से पता चलता है कि डैन के पिता उसे और उसकी माँ को तभी छोड़कर चले गए थे जब वो काफी छोटा था, जिस बात पर डैन और जेम्स का झगड़ा हो जाता है। इसलिए अब डैन बिना बैंड को उतारे वहाँ से वापस आ जाता है जो आकर एमी से कहता है कि मेरी और मेरे पिता के बीच की दूरियां कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जिसका मतलब
यही है कि अब मुझे भविष्य की जंग में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, जिसके लिए एमी मान जाती है। फिर डैन अपनी बेटी मोरी से मिलता है और उससे कहता है कि उसे किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, और फिर वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के बाद उस रिसर्च लैब पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके साथ और भी लोग आए होते हैं, और इन सभी लोगों को भविष्य में भेजने से पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा होता है कि उनका सामना भविष्य में जिस चीज से होने वाला है वो दरअसल बहुत ही खतरनाक एलियंस है, जिन्हें व्हाइट स्पाइक का नाम दिया गया है, जो 7 दिन इंसानों से लड़ने के बाद अगले 7 दिन के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। इसलिए 7 दिन के वक्त में भूतकाल के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब वो व्हाइट स्पाइक जागे तो ये लोग उनसे लड़ सके। और जिस समय ये एलियंस सोते तो उन्हें सेबार कहा जाता है, और वहीं इन एलियंस को सिर्फ गले और पेट पर वार करके ही मारा जा सकता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जिन लोगों को इस जंग में भेजा जा रहा है वो सभी 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के, और उन सभी की 2035 या 40 तक किसी न किसी कारण से मौत हो चुकी है, और जिस समय में ये जा रहे वो समय 2051 का है, ताकि इससे ये सब भविष्य में जाकर खुद से ही मुलाकात ना कर पाए। और साथ ही जो लोग इन्हें ट्रेन कर रहे उनकी उम्र भी 22 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो सब 28 साल पीछे आए हैं, जिस वजह से वो सब अभी तक पैदा ही नहीं हुए, जिससे वो भी खुद का सामना नहीं कर पाएंगे। पर इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जिस टाइम मशीन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे वो ऐसे ही लोगों को भूत और भविष्य में ले जा सकती है जिनका दूसरे समय में कोई वजूद ही ना हो। साथ ही ये मशीन सिर्फ 2 ही समय में लोगों को ले जा और ले आ सकती है, जिसे आप नदी के 2 किनारों के बीच एक पुल मान सकते हैं, जिसके जरिए पहली से दूसरी और दूसरी से पहली की जगह आया जा सकता है। और यही कारण है कि लोगों को उस वक्त में भेजा नहीं जा सकता था जब ये एलियंस पहली बार दिखाई दिए थे। हालांकि किसी को इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी कि एलियंस आखिर पृथ्वी पर कब और कैसे आए थे। बस सबको इतना पता है कि ये एलियंस सबसे पहले 2050 में रशिया में देखे गए थे। यहाँ पर अब डैन चार्ली और डोरियन नाम के 2 और लोगों से मिलता है, जिनमें से चार्ली एक वातावरण वैज्ञानिक था और डोरियन भविष्य की जंग में 3 बार लड़कर जिंदा बचकर आ चुका था। इसी तरह इनकी ट्रेनिंग के 7 दिन पूरे हो जाते और फिर वो समय आ जाता है जब इन सबको भविष्य में भेजा जाएगा, जिसके बाद सभी धीरे धीरे भविष्य में खींचने लगते, जिनमें डैन भी होता है। पर अब जब सब सो रहे होते हैं कि तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन तब तक सभी लोग भविष्य में पहुंच चुके थे, जहां वो सब सिस्टम की खराबी के कारण आसमान से नीचे गिर रहे होते, जिस वजह से कई लोग इस तरह गिरकर मारे जाते। पर डैन की तरह जो लोग पानी में गिरे थे वो बच जाते, जिनमें चार्ली और डोरियन भी होते। आप डैन से भविष्य की मिलिट्री टीम के कर्नल फ्रॉस्टर डैन से संपर्क करती है और उसे बताती है कि उन्हें तुरंत सभी को लेकर पास ही के एक लैब में पहुंचना है, जहां उनकी एक टीम कुछ हार्ड ड्राइव्स और दवाइयों के सैंपल से निकले गई थी, और अब तक उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए उनको वहां से वो सभी चीजें लेकर जल्दी से वहां से निकलना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में जेट प्लेन्स उस जगह पर बॉम्ब गिराने वाले, ताकि इससे वहां मौजूद सभी व्हाइट स्पाइक एलियंस को खत्म किया जा सके। इसलिए अब हम डैन के मिलिट्री में होने के तजुर्बे को देख पाते, जिसे ऐसी परिस्थिति में क्या और कैसे करना है सब पता था। इसीलिए अब डैन सभी को अपने साथ लेकर उस लैब तक पहुंचता है, पर जब वो वहां प्रवेश करता है तो उसे वहां आई टीम की लाशें दिखाई देती है, जिन्हें व्हाइट स्पाइक्स ने बुरी तरह से मार डाला था। अब जल्दी से जब डैन और बाकी सब उस लैब में पड़ी हार्ड ड्राइव्स और सैंपल्स को इकट्ठा करके वहां से निकलने लगते, तभी उनका सामना एक व्हाइट स्पाइक से हो जाता है, जो देखने में बहुत ही भयानक होता है, जिसे देखते ही सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि इनकी कमजोरी इनके पेट और गले में होती है। इसलिए अब डोरियन उसे ऐसा ही मारता है, लेकिन उनके शोर से वहाँ पर और भी सारे व्हाइट स्पाइक्स पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ से इन पर हमला कर देते हैं, जो कई सारे लोगों को जिंदा ही निकल जाते और काफी लोगों को बेरी में से मार भी देते। पर अब डैन और डोरियन बहुत ही बहादुरी से लड़ते वहाँ से निकल जाते, लेकिन तभी वहाँ पर लाल धुआं देखते, जिसका मतलब था कि इसी जगह पर मिसाइल्स गिराई जाएंगी। पर अब कोई और भागने का रास्ता ना होने के कारण ये लोग उस लाल धुएं को किसी तरह पार करते, जहाँ सामने इनको बचाने के लिए कुछ मिलिट्री वाले गाड़ी लेकर आते, पर व्हाइट स्पाइक्स उन सभी पर हमला करके उन्हें भी मार देते। इसलिए अब उनमें से कुछ लोग सैंपल्स और ड्राइव लेकर डैन को वहाँ से निकलने के लिए कहते और खुद अपनी जान जोखिम में डालकर व्हाइट स्पाइक्स का सामना करने लगते, जिन्हें व्हाइट स्पाइक्स अपना शिकार भी बना देते। ऊपर से तभी वहाँ पर मिसाइल्स गिराई जाती है, जिससे डैन, डोरियन और चार्ली भागते हुए दिखाई देते, और फिर एक जोरदार धमाका होते ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन, डोरियन और चार्ली बच गए, जो किसी मिलिट्री कैंप में जिन
तीनों को छोड़कर बाकी सब मारे जा चुके हैं। जिस दौरान डैन की मुलाकात कर्नल फॉरेस्टर से होती है। दरअसल डैन का भी पूरा नाम डैन फॉरेस्टर है, इसलिए वो इस बार में कर्नल फॉरेस्टर से सवाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मोरी फॉरेस्टर है, जो जाहिर है कि 2051 में बड़ी हो चुकी है। लेकिन मोरी अपने पिता से मिलकर ज्यादा खुश नहीं थी। वो उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि डैन उसकी टीम का मेंबर हो। जहां डैन मोरी से उसे यहाँ बुलाने का कारण भी पूछता है, जिस पर मोरी उसे कहती है कि उसे सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। फिर इसके बाद मोरी डैन से कहती है कि ये जो एलियंस हमला कर रहे ये सब नर है, जो मादा वाइट स्पाइक्स को बचा रहे ताकि इनकी जनसंख्या और बढ़ा सके। और इन सभी नर के बीच बस एक ही मादा है, लेकिन उस पर वो भी जहर असर नहीं करता, जिससे नर व्हाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं। इसलिए हमें मादा व्हाइट स्पाइक को पकड़कर उसके डीएनए से मिलता जुलता एक टॉक्सिन बनाना होगा, जिससे सभी व्हाइट स्पाइक को आसानी से मारा जा सके। इसलिए अब वो लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर व्हाइट स्पाइक के घोंसले की तरफ जाते। जिस दौरान डैन के पूछने पर मोरी बताती कि जब वो 12 साल की थी तब वो अपनी पत्नी एमा से अलग हो गया था, और फिर जब वो 14 की हुई तो उन दोनों का तलाक हो गया, और जब वो 16 साल की हुई तो उस दिन डैन की एक कार दुर्घटना के कारण हुई मौत की खबर आई। इसलिए वो अपने पिता से गुस्सा थी, क्योंकि वो उसे छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए। इसलिए वो अपने पिता से नाराज भी है। आप देखते देखते वो लोग व्हाइट स्पाइक के घोंसले पहुंच जाते, जहाँ से मोरी जाती है, और वो डैन को वहीं हेलीकॉप्टर में रुकने को कहती है। इधर पहले से कुछ मिलिट्री के लोग मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने में लगे होते, लेकिन वो अकेले ही सभी पर भारी पड़ रही थी। तभी वहाँ पर मोरी आकर उस मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे के अंदर करने की कोशिश करने लगती है। वहीं इधर हेलीकॉप्टर से डैन देखता है तो उसे कई सारे नर व्हाइट स्पाइक इस तरफ आते हुए दिखाई देते, जो मादा व्हाइट स्पाइक की पुकार सुनकर वहाँ पर आ रहे होते। इसलिए अब डैन भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर उस मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने में लग जाता है, और जल्दी दोनों मिलकर उसे पिंजरे में बंद करने में सफल हो जाते। पर तब तक वहाँ पर कई सारे व्हाइट स्पाइक हमला कर देते, जिनसे डैन और मोरी काफी बहादुरी से लड़ते हुए वहाँ से निकल जाते। अब इसके बाद हमें एक अनजान जगह पर समुद्र के बीचों बीच एक रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहाँ हम उस मादा व्हाइट स्पाइक को जंजीरों में बंधा हुआ देखते, जिसे बेहोश करके रखा गया होता है। मोरी अब उस मादा व्हाइट स्पाइक के खून का सैंपल लेती है और टॉक्सिन को बनाने के काम पर लग जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस व्हाइट स्पाइक के डीएनए से टॉक्सिन को बनाने में करीब 1000 में से सिर्फ एक बार ही ऐसा हो सकता है कि इन्हें वो टॉक्सिन मिल जाए। इसलिए बिना समय गवाए मोरी टेस्ट करना शुरू कर देती है, जहां हम देख पाते हैं कि मोरी को कोई भी सैंपल पूरा 100% नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मोरी को परेशान देखकर डैन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोरी डैन को मना करके उसे जाकर आराम करने को कहती है। अब अगले दिन जब डैन लैब में जाकर देखता है तो वो पाता है कि अब भी मोरी को सैंपल नहीं मिला, जो वो रात भर इसी काम में लगी थी। यहाँ डैन अब फिर से मोरी से सवाल करता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जिसका कोई तो कारण जरूर होगा। इस पर अब मोरी डैन से बताती है कि वो चाहती है कि टॉक्सिन के बनने के बाद वो उस सैंपल को अपने समय में ले जाए और उसे और भी ज्यादा मात्रा में बनाए, ताकि जब भविष्य में हम पर एलियंस का हमला हो तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही इस टॉक्सिन के सैंपल को निकाल सकूं, क्योंकि यहाँ 7वां दिन है, जिस दिन आपको यहाँ से वापस अपने समय में भेज दिया जाएगा। अब ये दोनों बार कर ही रहे होते कि तभी मोरी देखती कि उसका एक सैंपल पूरा 100% मैच कर गया, जिस टॉक्सिन का नाम वो R7 रखती है। लेकिन तभी हम देखते कि मादा व्हाइट स्पाइक को होश आ जाता है, जिसके शोर से ढेर सारे व्हाइट स्पाइक इस रिसर्च फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं, जो मिलिट्री वालों को बुरी तरह से मारने लगते। वहीं इधर मोरी और डैन R7 को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते, पर इन्हें व्हाइट स्पाइक हर तरफ से घेर लेते, जहाँ पर एक बार फिर मोरी और डैन साथ में इन व्हाइट स्पाइक्स का सामना करते, जिस दौरान एक व्हाइट स्पाइक मोरी को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। पर जैसे ही डैन उसे बचाने जाता है तभी उसका समय पूरा हो जाता है, और अब हाथ छूटने के कारण मोरी की जान चली जाती है। इधर डैन वहाँ से सीधे अपने समय में वापस आ चुका होता है, जिसकी हाथ में वही R7 टॉक्सिन था, जिसके बारे में डैन हार्ट को खबर करता है कि इस टॉक्सिन को बड़ी मात्रा में बनाकर हम व्हाइट स्पाइक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पर हार्ट डैन को एक बुरी खबर देती है कि व्हाइट स्पाइक्स के हमले में हमारी टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसलिए हम जब भविष्य में जा ही नहीं पाएंगे तो उस टॉक्सिन का बनाकर क्या करेंगे। फिर इसके बाद डैन अपने घर जाकर अपनी बेटी और पत्नी से मिलता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को भविष्य में अपने सामने मरते हुए देखा था, जिस घटना को अपने पत्नी से शेयर करता है और व्यक्त करता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे भविष्य में इन एलियंस का हमला हो ही ना। इस पर अब एमिली उसे
हिम्मत देती है कि तुम्हें एक बार आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि किसे पता कि वो एलियंस कब और कैसे हमारी पृथ्वी पर आए। जिसकी ये बातें सुनकर अब डैन के दिमाग में कुछ चमकता है, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास पहुंचता है, जिससे वो उस एलियन के नाखून के बारे में पूछता है जो उसने निशान के तौर पर अपने पास रख लिया था। जिस नाखून को लेकर वो चार्ली के पास जाता है, जो इस नाखून पर लगी मिट्टी से उन्हें बताता है कि इसके नाखून में चाइना में बहुत पहले फटे एक ज्वालामुखी की मिट्टी लगी हुई थी। पर इससे डैन और कंफ्यूज हो जाता है कि अगर सबसे पहले इन व्हाइट स्पाइक को 2050 में रशिया में देखा गया तो इनके पैरों में चाइना की ज्वालामुखी की मिट्टी कैसे आई। फिर डैन को अपने क्लास के उसी बच्चे की याद आती है जो हर वक्त ज्वालामुखी के बारे में बात करता रहता था। जिसके पास जाने पर डैन को पता चलता है कि चाइना में करीब 1100 साल पहले एक बहुत ही विशाल ज्वालामुखी फटा था, जिसकी राख रशिया तक पहुंच गई थी और वहां पर बर्फ होने के कारण वहां पर जम गई। इससे अब डैन को समझ आता है कि ये एलियंस हमारे पृथ्वी पर भविष्य में नहीं बल्कि इस समय से और भी पहले रशिया में आए थे, जो बस बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। और जब 2050 में वो बर्फ पिघली तो वो बाहर निकलकर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को खाने लगे। फिर वो बच्चा इन्हें वो रशिया का जगह दिखाता है जहाँ पर वो ज्वालामुखी की मिट्टी कुछ साइंटिस्ट ने 1946 में खोज निकाली थी। जिन सब जानकारी की मदद से अब डैन रशिया जाकर उन व्हाइट स्पाइक को वहाँ से निकलने से पहले ही वो टॉक्सिन देकर मारने की योजना बनाता है, जिसके लिए उसको अपने पिता जेम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेले वही थे जिनके पास कई जहाज थी और वो उन्हें रशिया तक पहुंचा सकते थे। इसलिए अब डैन उन्हें सब कुछ बताता है, जो उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। और अब हम डैन के साथ चार्ली, डोरियन, जेम्स और लूटन हार्ट को एक छोटी सी टुकड़ी के साथ रशिया जाता देखते हैं। वहाँ पहुंचकर अब सबसे पहले ये लोग एक धमाका करके बर्फ के अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप है जिसकी क्रैश लैंडिंग यहीं पर हुई थी और ये जगह बर्फ में दबी होने के कारण किसी को भी इस बात का पता नहीं लग पाया। और ये व्हाइट स्पाइक एलियन भी गलती से यहाँ पर आ गए थे, जो इतनी ठंडी जगह होने की वजह से गहरी नींद में चले गए। डैन अब उसकी टीम उन्हें टॉक्सिन देना शुरू कर देते, जिससे वो सब नींद में ही पिघल कर मारे जा रहे थे। लेकिन उनकी चिल्लाने की शोर से बाकी बचे हुए एलियन जाग जाते, जिनमें से एक एलियन उस स्पेसशिप से निकलकर भाग जाता है और तभी वहाँ बाकी व्हाइट स्पाइक्स लोगों को मारने भी लगते और वहाँ से निकलने की कोशिश करते। इसलिए अब डोरियन डैन को उस भागते हुए व्हाइट स्पाइक के पीछे जाने के लिए कहता है और अब डैन के वहाँ से निकलते ही डोरियन उस पूरे व्हाइट स्पाइक से भरी स्पेसशिप को एक बड़े धमाके के साथ उड़ा देता है। वहीं डैन को उसके पिता जेम्स से पता चलता है कि उन्होंने उस अकेले व्हाइट स्पाइक को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो व्हाइट स्पाइक बाकियों से ताकतवर है और उसके सिर पर एक लाल निशान भी है। जो बात सुनकर डैन समझ जाता है कि वो मादा व्हाइट स्पाइक है और अगर वो बच गई तो बड़ी तेजी से फिर से व्हाइट स्पाइक की संख्या को पृथ्वी पर बढ़ा सकती है। इसलिए वो जेम्स के साथ उस व्हाइट स्पाइक के पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जहां आखिर में डैन डोरियन के दिए हुए नाखून से उस मादा व्हाइट स्पाइक का गला काटकर उसके मुंह में ही R7 टॉक्सिन फेंक देता है, जिससे वो व्हाइट स्पाइक एलियन पिघलते हुए खाई में नीचे गिर जाती है। जिसके बाद चार्ली, जेम्स और डैन रात की सांस लेते, क्योंकि अब जब एलियन होंगे ही नहीं तो जो भविष्य की हालत डैन ने देखी थी वो कभी होगी ही नहीं। और इस तरह से डैन अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया को भी बचा लिया। फिर मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इस घटना के बाद डैन और जेम्स के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अब जेम्स को अपने परिवार से मिलाता है। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।